नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा प्रथम प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है, मतलब लगभग जो है भूगोल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अब अगर हम देखें तो द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो राजनीति शास्त्र देखने को मिलता है और दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र देखने को मिलता है। तो पहला पार्ट यानी कि पार्ट ए जो द्वितीय प्रश्न पत्र का है वो अब हम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम फिर से देख सकते हैं 3 घंटे का ये प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा और टोटल जो पूर्णांक है 300। इसके अलावा इसका जो माध्यम होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी हो सकता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या था। हालांकि हमने शुरू में देख लिया, एक बार फिर नज़र हम घुमा लेते हैं यहाँ पे। तो जो सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसके अंतर्गत पूर्णांक 300 रहेंगे, ये 3 घंटे का ये 2 खंड में डिवाइड होगा। एक तो खंड आ और एक खंड बा, दोनों ही आपके 150 नंबर यानी कि 150 नंबर के देखने को मिलेंगे। और सभी में हम देख सकते हैं यानी कि दोनों खंड में आपको 5-5 इकाई यानी 5-5 यूनिट देखने को मिलेगी। तो वो अलग अलग प्रश्नों में डिवाइड होगी। जैसे कि 3 क्वेश्चन आपके आएंगे सबसे छोटे यानी कि आपके 3-3 नंबर के आएंगे, 2 आपको दिखेंगे 5-5 नंबर वाले और 1 दिखेगा आपको 11 नंबर वाला। टोटल इस प्रकार मिला के आपको जो है 30 नंबर का एक यूनिट देखने को मिलेगा। तो वो हम देख लेते हैं किस प्रकार डिवाइड रहेगी यूनिट भी। देखिए यहाँ अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 3 अंक के रहेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें हम 3 अंक के तो 3 × 3 यानी कि कितने होगा 9। इसके अलावा आपके 5 अंक के जो रहेंगे 2 रहेंगे, तो 5 × 2 बराबर कितने हो गए 10। और जो एक रहेगा वो रहेगा 11 का, तो मतलब ये 11 टोटल मिलाकर कितने हो गए 30। अब 30 × 5 कर दीजिए तो टोटल आपके मिलकर आ जाते हैं कितने 150। तो 150 अंक यहाँ पे हम देख सकते हैं। टोटल जो एक खंड रहेगा, खंड आ और खंड बा, वो अलग अलग 150 के देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर हमको 300 देखने को मिलते हैं। अब शब्द सीमा की अगर बात करें तो जो 3 नंबर के जो आएंगे उनकी शब्द सीमा या तो 10 शब्द रहेगी या फिर हम बोल सकते हैं 1 लाइन रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। और 5 वाले की जो रहेगी यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 50 शब्द देखने को मिलेगा या फिर 5 से 6 लाइन इनका शब्द सीमा देखने को मिलेगी। और 11 वाले की अगर देखें हम तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड शब्द सीमा रहेगी इसकी 200 रहेगी, यानी कि 2 पेज हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ हो गई। यहाँ हमने कंप्लीट देख लिए किस किस प्रकार से हमको आंसर को राइट करना है। और अभी से प्रैक्टिस करना है, जब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग, मतलब जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तभी से हमको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी जो पाठ्यक्रम है इसका, उसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि हम कुछ अदर चीज़ें भी यहाँ देखेंगे सिलेबस के अलावा। तो जो सिलेबस रहेगा, मुख्य फोकस रहेगा हमारा सिलेबस को ध्यान में रख कर ही यहाँ पे ये जो वीडियो है, लेक्चर है, ये कंप्लीट कराए जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम, देखिए जो प्रश्न पत्र सेकंड है सामान्य अध्ययन, उसके अंतर्गत जो खंड आ है उसमें हमको देखने को मिलेगा संविधान, शासन व्यवस्था जो भारत की है, इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगी, जो कि अलग अलग डिवाइड है यूनिट्स में, यानी कि इकाई में ये विभाजित की गई है। तो इकाई 1 के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा हमको, यहाँ देख सकते हैं हम। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको उसका निर्माण देखना है। निर्माण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि अगर बात करें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, किस किस प्रकार से हमारा जो है संविधान का विकास हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे संविधान का निर्माण, जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे संविधान सभा की मांग, उसका गठन कैसे हुआ, उसकी कार्यप्रणाली, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक से है वो कंप्लीट होगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें हम विशेषताओं की, तो विशेषताओं के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे संविधान की जो विशेषता अलग अलग प्रकार से देखेंगे, उसकी आलोचना की गई है विशेषताओं की, तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा यानी कि हम देख सकते हैं जो संविधान है, संविधान का मूल ढांचा से मतलब क्या होता है, जो बेसिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो केशवानंद भारती केस आया था, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, ये 1973 में आपको देखने को मिलेगा केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की बात नहीं, मतलब एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई है, मूल ढांचा। और इसके अलावा हम देखेंगे प्रमुख संशोधन मतलब संविधान में अभी तक टोटल मिलाकर 103 या 104 आपको संशोधन देखने को मिलेंगे, जिसमें जो रेगुलर है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक मतलब जो एक प्रकार से यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत। दूसरा टॉपिक हमको देखने को मिल रहा है यूनिट 1 में ही, वैचारिक तत्व। वैचारिक तत्व में हम देख सकते हैं जो उद्देशिका है, उद्देशिका किसको बोलते हैं, उद्देशिका बोला जाता है संविधान की प्रस्तावना को। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे।
साथ में हम देखेंगे जो मूल अधिकार होते हैं, मतलब जो निवासी है भारत के, देश के निवासी है, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। टोटल मिलाकर 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको 12 से 35 मतलब आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक ये कंप्लीट देखने को मिलेंगे। अलग अलग खंड में डिवाइड है और उस खंड के अंतर्गत भी अलग अलग जो है उनकी जो भाग है, मतलब एक प्रकार से देखें तो अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। ये रहेंगे भारत के मूल जो व्यक्ति है, मतलब यहाँ जो रहते हैं व्यक्ति, उनके कुछ मूल अधिकार है वो यहाँ देखने को मिलेंगे। अब मूल अधिकार के अलावा देखें तो यहाँ पे हमको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखने को मिलेंगे, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। और ये पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे, ये पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत ये राज्य के एक प्रकार से ड्यूटी हो जाती है, और इसके अलावा मूल कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे 51A में, और पार्ट 4 का ए में ये देखने को मिलेंगे। तो ये भी हम यहाँ पे जानेंगे विस्तार से, इनके क्या फ़ायदे नुकसान, जो सारी चीज़ है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर संघवाद और केंद्र, ये संघवाद और केंद्र के अंतर्गत हम जैसे अगर बात करें, हम संसदीय व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था होती है, केंद्र राज्य के संबंध होते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। फिर हम इसी के अंतर्गत देखेंगे जो न्यायालयीन व्यवस्था है, यानी कि जो न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका मतलब एक प्रकार से देखें तो हमारे भारत के अंतर्गत हमको एक तो लेजिस्लेटिव देखने को मिलती है, एक एग्जीक्यूटिव देखने को मिलती है, और एक जुडिशरी देखने को मिलती है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो भी यहाँ पे होती है, जैसे कि यहाँ कानून बनते हैं, यहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाता है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत हमको उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, ये मिलेगा केंद्र में, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, ये मिलेगा राज्य में। उसके बाद कुछ न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि कुछ संविधान मतलब एक प्रकार से कुछ यहाँ कानून बनाए जाते हैं तो उनको या रिव्यू किया जाए, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। जुडिशली एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता देखने को मिलेगी। लोक अदालत, ये लोक अदालत निचले लेवल पर देखने को मिलेगी, और जनहित याचिका, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये टोटल मिलाकर आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाती है, किसके अंतर्गत, प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत, समान अध्ययन जो है खंड आ, इसके अंतर्गत, जो कि संविधान का है। अब बात कर लेते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे भारत जो है, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत का जो एक प्रकार से पूरे लेखा जोखा मेंटेन करते हैं पैसों का। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी अगर बात करें, केंद्र के अंतर्गत जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन तीनों जो सिविल सेवा है, इसके अंतर्गत जो हमारी जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो इसी के अंतर्गत आयोजित की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। फिर जब हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो अभी वर्तमान में हम इसी का पढ़ रहे हैं, यानी कि एमपीपीएससी जिसे हम बोलते हैं, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम बोलते हैं, इसी के अंतर्गत ये परीक्षा आयोजित की जाती है। और साथ में अलग हम देखेंगे नीति आयोग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका देखेंगे। इसके अलावा हम भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल मतलब अलग अलग जो पार्टी होती है उनके बारे में जानेंगे। मतदान का व्यवहार कैसा होता है, सिविल सोसाइटीज़ के बारे में देखेंगे, जन आंदोलन क्या क्या, उससे संबंधित राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ये सारी चीज़ हम यहाँ विस्तार से जानेंगे, किसमें, इकाई 2 में। अब इसके अलावा यूनिट 3 की अगर बात करें हम, यूनिट 3 में हमको क्या देखने को मिलेगा, यूनिट 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, जो निचले लेवल पर जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगर पालिका जो होती है हमारी, मतलब स्थानीय जो प्रशासन होता है, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से देख सकते हैं 73 और 74 यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत हमको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें जन भागीदारी और स्थानीय शासन हमको मुख्य रूप से देखना है। फिर जवाबदेही एवं अधिकार के अंतर्गत हमको कुछ इम्पोर्टेंट जो आयोग है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभी संशोधन के खिलाफ, मतलब संशोधन के द्वारा इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इसके बारे में हम देखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी हम जानेंगे। ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
इसके अलावा कुछ समुदाय आधारित संगठन होते हैं, सीबीओ जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन जिसे हम एनजीओ बोलते हैं, और स्व सहायता समूह जिसे हम एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। मीडिया की भूमिका देखेंगे, समस्याएं, और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा यूनिट 3 में। इसके अलावा इकाई 4 की अगर बात करें, यूनिट 4 की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राजनीतिक जो विचारक है भारत के, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मुख्य रूप से अगर देखें तो जब 2019 तक के सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो ये हमको एथिक्स में देखने को मिलता है। एथिक्स जो पेपर 4 होता है उसमें ये सारे जो व्यक्ति है वो देखने को मिलते हैं, परंतु कुछ यहाँ पे हमको देख सकते हैं, इनमें हमको कुछ राजनीतिक देखने को मिलते थे, और कुछ एक प्रकार से जो व्यक्ति है एथिक्स से रिलेटेड वो देखने को मिलते। तो राजनीतिक जो जितने व्यक्ति थे वो उनको लाकर यहाँ पे जो पेपर 2 है और उसका ए पार्ट है पॉलिटी, इसके अंतर्गत इसको रख दिया गया है। जैसे कि कौटिल्य है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ ऐड भी किया गया है यहाँ पे। जैसे हम देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया तो पहले ही थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। ये कंप्लीट हमको कहाँ देखने को मिलता है? यूनिट 4 में, यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में प्रशासन और प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। प्लानिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसकी हम देखेंगे अर्थ देखेंगे, प्रकृति एवं महत्व देखेंगे, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका एक विषय के रूप में, लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। कुछ अवधारणाएं होती है जैसे कि शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, डेलीगेशन जिसे हम बोलते हैं। संगठन के सिद्धांत देखेंगे, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन और विकास, इसमें प्रशासन, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट सिलेबस हो जाता है पेपर 2 का पार्ट ए, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ हम जो क्वेश्चन आए हैं पिछले वर्ष में उनको देख लेते हैं ताकि हमको पढ़ने का एक आइडिया भी हो जाए। तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि अगर कोई तैयारी करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसको क्या देखना पड़ता है? एक तो सिलेबस को देखना पड़ता है। ठीक है, सिलेबस को आप 2-3 बार देखिए ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए सिलेबस की। जब भी आप पढ़ो तो आपको टॉपिक ध्यान में आ जाए। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार यहाँ पे देखना है ताकि आपके दिमाग में एक प्रकार से फ्रेमिंग हो जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक पढ़ते समय आपको अगर क्वेश्चन कैसा आता है ये फ्रेमिंग पता है तो सिंपल सी बात आप उस फॉर्मेट में उसको पढ़ लोगे। परंतु अगर टॉपिक आपकी जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है वो आपको नहीं पता था, आप टॉपिक को सीधे रट लोगे और जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो क्वेश्चन लिखते समय आपको फिर से वहाँ फ्रेमिंग करना पड़ता है। तो इसलिए फ्रेमिंग पहले कर लीजिए और टॉपिक को बाद में पढ़िए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेकर चलना है। तो हम देख लेते हैं MPPSC 2014 में किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड थे क्वेश्चन, जैसे कि 3 नंबर, उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद 15 नंबर। तो हम देखते हैं 3 नंबर वाले, फिर देखेंगे 6 वाले और फिर 15 वाले। तो देखिए 3 नंबर में आपको किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिले थे। यहाँ देख सकते हैं हम संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ वाक्यांश से क्या अभिप्राय है। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। फिर देख सकते हैं, देखिए संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया है। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपको यहाँ फंडामेंटल राइट के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 43 में क्या व्यवस्था की गई है। फिर देख सकते हैं मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ये सभी आपको 2 लाइन में या फिर 30 शब्दों में यहाँ पे लिखना था, पर अभी वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 लाइन में लिखना है या फिर आपको 10 शब्दों में लिखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक जो है अभिलेख न्यायालय है, स्पष्ट करना है यहाँ पे। राज्यों के विधानमंडल की विधान परिषद, इसमें हम बोल सकते हैं द्वितीय सदन में राज्यपाल को कुल कितने सदस्यों को नामजद यानी कि एक प्रकार से नॉमिनेट करके लाना होता है, तो उनका जो अधिकार है वो बताना है संख्या। संविधान के 92 जो संविधान जो 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या प्रावधान किया गया है। शून्यकाल से क्या तात्पर्य है।
राज्यपाल शासन से क्या अभिप्राय। ये टोटल मिलाकर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, कहाँ पे 2014 में 3 नंबर के, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। तो 6 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, देखिए भारतीय संविधान के संघीय तत्व को बताना है। अब यहाँ पे आपको 100 शब्दों में लिखना था, परंतु अभी वर्तमान में अगर बात करें हम तो ये 50 शब्दों में लिखना होगा आपको, या फिर लगभग 6 लाइन में, 6 पंक्तियों में आपको लिखना पड़ेगा। और ये 5 नंबर के देखने को मिलेंगे, पहले कितने के थे, 6 के थे। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं हम सेकंड नंबर पे, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताना है। भारत और अमेरिका के संविधान उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में भिन्नता बताना है। क्या भारतीय मीडिया को लोक स्वतंत्रता का संरक्षक कहा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपयोगिता, तो ये अब हम देखेंगे यहाँ पे जब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा आपको। न्यायिक सक्रियता तथा ये निष्क्रियता तथा न्यायिक सक्रियता के मध्य अंतर बताना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रावधान। इसके अलावा क्या सने सने भारत द्विदलीय की ओर बढ़ रहा है, तो इसके कारण बताना है। मतलब एक प्रकार से हमको बताना है कि क्या बढ़ रहा है, मतलब स्पष्ट करना है। इसके अलावा इसमें अथवा में दिया था एक विकल्प, तो क्या भारत में केंद्रीय स्तर पर संविदा सरकार के दिन समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों की सहायता में संविधान मूलभूत ढांचे पर टिप्पणी, ये लिखना है। मूलभूत ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे राज्य स्तर पर न्याय व्यवस्था, इसको बताना है। फिर क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, या फिर जो सबसे आगे वही जीते, इस प्रकार से स्पष्ट करना है क्वेश्चन में। फिर 15 नंबर में पूछा गया था यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। फिर यहाँ इसका आंतरिक जो विकल्प था यहाँ देख सकते हैं हम, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करना है दोनों की आपस में। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में क्या परिवर्तन किए गए, इसकी व्याख्या करना है। भारत में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का विश्लेषण भी करना है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की उपयोगिता का परीक्षण करना है यहाँ पे। और इसके अलावा इसका जो आंतरिक विकल्प है उसमें केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, मतलब जो केंद्र राज्य संबंध है उसके अंतर्गत हमको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ विभाजन निश्चित ही केंद्र की ओर झुका है, ये स्पष्ट करना है, क्योंकि हर बार अगर मतभेद की स्थिति आती है तो केंद्र हमको पावरफुल देखने को मिलता है। तो यहाँ इसका जो हमको क्या बताना है, स्पष्ट करना है इसका कारण। नेक्स्ट ईयर में हमको देखना है यहाँ पे 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आए थे 2015 में। तो देखिए भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, उसकी प्रथम बैठक किस तिथि को हुई, और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो टोटल मिलाकर ये 10 शब्दों में मतलब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, या एक लाइन में आपको लिखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार 6 होते हैं, तो 6 को आपको शॉर्ट में यहाँ डिवाइड करना है, मतलब लिखना है। भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड से कौन से प्रमुख जो तत्व है वो सम्मिलित किए गए, तो ये भी आपको 10 शब्दों में यहाँ पे वर्णित करना है। भारत की लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किनके द्वारा होता है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन तो आया था कब, 2015 में, परंतु आपको वर्तमान का ये चीज़ें याद होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, वह संसद के किस सदन का सभापति होता है, उस सदन का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक लाइन में ही लिखना है। फिर यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, कौन उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन 1993 की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। इसके अलावा जनहित याचिकाओं का क्या उद्देश्य होता है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे होती है, CIC जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का क्या आधार है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन तथा किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ये बताना यहाँ पे। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। भारतवर्ष में नागरिक जो सेवक है, नागरिक सेवकों के लिए शीर्षस्थ जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ स्थापित है, उसका नाम बताना है। भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, वह देश के किन न्यायालयों में और किसके पक्ष में यहाँ उपस्थित होता है। विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है, ये सारी चीज़ आपको बताना 3 मार्क्स में। इसके अलावा 6 मार्क्स, अब 6 मार्क्स तो अभी वर्तमान में ये देखने को मिलेंगे 5 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के बाद की जो प्रस्तावना है उसको लिखना है। भारतीय संविधान में मतलब यहाँ प्रस्तावना लिखना है टोटल मिलाकर जो वर्तमान में है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार चेंजेस हुए हैं उसके बाद नहीं हुए हैं। तो वर्तमान में जो प्रस्तावना है उसको टोटल जैसे के तैसा आपको लिखना है और वो यहाँ पे उसका जो है आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करना। मतलब आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रता दी गई है, तो उन 6 स्वतंत्रताओं को यहाँ वर्णन करना है 6 लाइन में। ठीक है, तो आपका कंप्लीट ही आंसर हो जाएगा। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो आरटीआई है, आरटीआई एक्ट 2005, उसकी विशेषताओं का यहाँ संक्षेप में उल्लेख करना है। समुदाय आधारित संगठनों से आप क्या समझते हैं, जैसे कि यूनिट नंबर हम देख सकते हैं 3rd में हमको देखने को मिलेगा, तो 3rd में ये क्वेश्चन हमको, मतलब ये सिलेबस है 3rd में अभी। इसके अलावा जन भागीदारी लोकतांत्रिक शासन की यथार्थता का मूल तत्व क्या है, समझाना यहाँ पे। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। नागरिकों के मूल अधिकार के हनन के मामलों में इनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करते हैं, ये भी यहाँ बताना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख उद्देश्यों को बताना है। राज्यपालों की स्वविवेकी शक्तियों का वर्णन करना है। फिर इसके अलावा देखें तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और उस समिति के सदस्यों के नाम लिखना है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य का उल्लेख करना है। निर्वाचन सुधार हेतु मान्य किए गए कुछ प्रमुख सुझावों का एक प्रकार से यहाँ पे लिखना है या वर्णन करना है। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म में हमने अभी देखे थे, सिलेबस में हमको ये देखने को मिला था। ठीक है, तो ये स्पेशल टॉपिक के रूप में ये दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन सिंपल सी बात आगे देखने को मिल सकते हैं 5 नंबर में। किस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पे हमको ये देखिए लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी किस अधिनियम में यहाँ दी गई है और उसकी जो मुख्य विशेषता है वो यहाँ पे लिखना है। गैर सरकारी संगठन मतलब जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ के बारे में हमको यहाँ लिखना है। यूनिट 3rd में ये स्पेशल जो है टॉपिक के रूप में यहाँ दिया गया है सिलेबस में। फिर 15 नंबर मतलब अभी वर्तमान में ये पूछे जाने वाले हैं 11 नंबर में। टोटल मिलाकर 200 शब्दों में आपको लिखना है, स्टैंडर्ड जो उसका मानक है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख विशेषताएं यहाँ लिखना है। जो सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है उसकी विशेषता यहाँ लिखना है। फिर इसके अलावा अथवा में दिया है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख करना है। आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु कौन से यानी कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ये यहाँ पे लिखना है, या तो ये वाला करना है या फिर ये अथवा वाला करना है। वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है समझाना है यहाँ पे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका का उल्लेख करना है। यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका आंतरिक विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो अभी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपको इकोनॉमी के अंतर्गत, मतलब ये वाला जो है, तो ये तो हम उसमें पढ़ लेंगे। हालांकि पढ़ना सारी चीज़ है, बस क्या हुआ है सिलेबस इधर की उधर हुआ है कहीं कहीं, तो हमको पढ़ना सारी चीज़ है, छोड़ना एक भी नहीं है। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है 2016 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे, उसके अंतर्गत हम 3 मार्क्स वाले देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है भारतीय संविधान के उन प्रमुख लक्षणों को बताइए जो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अर्थात अमेरिका की बात करें हम तो इसके संविधान से लिए गए हैं। जो संविधान के सोर्स है या स्रोत है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, देखिए 1986 वाला जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो अधिनियम यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अभी वर्तमान में दिए गए हमको वो हमको विस्तार से पढ़ना है, और आयोग है उनको भी। तो ये पर्यावरण को परिभाषित करना है, मतलब 10 शब्दों में यहाँ परिभाषित करना है, 10 या फिर हम 1 पंक्ति के आसपास इसको ले जा सकते हैं। उन टैक्स या करों का नाम बताना है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तथा संग्रहित किए जाते हैं और भारत केंद्र तथा राज्यों में वितरित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकारों और राज्य नीति निर्देशक जो तत्व है, जैसे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें 2 बुनियादी अंतर बताना है। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर आपको पता भी होगा। ठीक है, इनका कानूनी अधिकार होता है, मतलब इनका हनन होने पर हम कोर्ट में जा सकते हैं और इनका हनन होने पर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं क्या है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश का आ गया यहाँ पे, देखिए मध्य प्रदेश के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो हमको मध्य प्रदेश को ज़्यादा फोकस में लेकर चलना पड़ेगा। जो भी यूनिट में मतलब हमको सिलेबस देखने को मिलता है उसको विस्तार से हमको पढ़ना पड़ेगा। अनुसूचित जाति यानी कि मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं है उसके क्या प्रावधान है। संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 3 प्रावधानों का अनुच्छेदों या भागों के साथ लिखना। यहाँ पे चुनाव के दिन जो राजनीतिक दल है उसके लिए आचार संहिता क्या होती है।
नीति कटौती जो प्रस्ताव है वो क्या है, मतलब जो प्रस्ताव एक प्रकार से हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव है, तो कटौती जो प्रस्ताव है उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसका यहाँ वर्णन करना है। परमादेश, परमादेश एक रिट है, ठीक है, तो ये भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। सरकारी प्रशासन में चूक का नियम, ये प्रणाली क्या है, किन आधारों पर राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है, इसकी कुछ कंडीशंस हमको बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था, इसके अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल जो सिग्नेचर है उसके बारे में हमको पढ़ना है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है, ये भी यहाँ पे देखना है। तो नेक्स्ट जो है हमारे 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स यानी कि अभी वर्तमान में 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे और आपको 50 शब्द या फिर 5 से 6 लाइन में ये देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन करना है और इसका प्रयोग क्या होता है या कैसे होता है। नागरिक सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा उसके महत्व को संक्षेप में व्याख्या करना है। राज्य मानवाधिकार आयोग की रचना, कार्य तथा कार्यप्रणाली का वर्णन करना है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की जो शक्ति है उसका परीक्षण करना है। फिर देखना है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को यहाँ स्पष्ट करना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। विधान परिषद से आप क्या समझते हैं, इसके संगठन और उपयोगिता को स्पष्ट करना है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं, उनके सुरक्षा मुद्दों पर संक्षेप में यहाँ प्रकाश डालना। फिर नेक्स्ट जो है लोकपाल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत इसकी कार्यप्रणाली इसके बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के मूल उद्देश्य, रचना, शासनादेश संक्षेप में वर्णन करना है। महिला आयोग तो अभी आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस में भी है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का परीक्षण करना है। भारत जो है संविधान में, भारतीय संविधान में इसे जो है कहाँ तक अपनाया गया है। ग्राम न्यायालय से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और प्रावधानों को बताना है। फिर भारत और यूएसए का 123 समझौता क्या है, इसकी जो है महत्वता या इसके जो लाभ है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे स्पष्ट करना है। डब्ल्यूटीओ आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी वाले पार्ट में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं, तो उद्देश्य और संगठन को स्पष्ट करना है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण को क्यों स्वीकार किया गया है, इसकी टिप्पणी यहाँ पे लिखना है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली के महत्व तथा उसके चलन की यहाँ पे व्याख्या करना है। धन विधेयक यानी कि विधेयक जो है देखिए धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक में यहाँ अंतर स्पष्ट करना है। और ये टोटल मिलाकर हमको एक प्रकार से 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सरकारी प्रशासन में लेखा परीक्षण के प्रकार तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। फिर यहाँ देख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर न्यायाधिकरण की रचना, कार्य एवं कार्य प्रणाली को स्पष्ट करना है। एक और क्वेश्चन है 6 मतलब जो 5 नंबर में आने वाला है, तो सेवा प्राप्ति का अधिकार क्या है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, इसकी कार्य प्रणाली को स्पष्ट करना है। अब बात करते हैं 15 नंबर, मतलब अब ये क्वेश्चन हमको 11 नंबर में देखने को मिलेंगे, 200 शब्दों में हमको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखते हैं सार्क। तो सार्क आप देख सकते हैं 8 जो कंट्री है इससे मिलकर ये ग्रुप बना हुआ है। इसके उद्देश्य, संगठन, भविष्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी इसके बारे में लिखना है। भारत में सहयोगी संघवाद की जो कार्यप्रणाली उसकी प्रकृति को स्पष्ट करना है। भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता, उपाय और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखना है। फिर इसी का आंतरिक विकल्प, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र और संस्कृति का समर्थक है या खतरा है, समीक्षा कीजिए। ये यूनिट 3 में आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। 73वें संविधान संशोधन, ये भी यूनिट 3 में है, तो इसके पारित होने के प्रमुख कारकों का वर्णन करना है, इसके प्रभाव का भी मूल्यांकन करना है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति में मुख्य मुद्दे क्या है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के इस संदर्भ में दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 2017 में जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, वो हम देख सकते हैं 3 नंबर के। तो 3 नंबर में हमको यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत मान्यताओं को यहाँ पे लिखना। फिर संविधान के जो 12वीं अनुसूची है जो कि बाद में ऐड की गई थी, इसमें कितने विषय उल्लेखित किए गए हैं, ठीक है। नगर निगम या नगर पालिका जो है उससे संबंधित ये एक प्रकार से प्रावधान है, तो उसमें विषय बताना है यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में क्या प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया है, इस पद्धति का नाम बताना है। इसके अलावा कौन से माह एवं वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद में अनुमोदित हुआ था, ये बताना है, ठीक है। आपको लोकपाल अगर बात करें तो अन्ना हजारे का नाम याद आ जाता होगा, तो उससे संबंधित हम सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। तारांकित व अतारांकित प्रश्नों में क्या अंतर है,
इसके अलावा भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार बताना है। भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें कोई 2 प्रमुख प्रावधान बताना है। अब यहाँ देखिए ये वाला जो है इसी से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवा श्रेणियाँ कितनी है इसके नाम बताना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कोई 2 दायित्व बताना है, MPPSC हम बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता से क्या तात्पर्य है। स्थगन प्रस्ताव, उधर कटौती प्रस्ताव पूछा गया था, इधर स्थगन प्रस्ताव पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के जो कोई 2 महत्वपूर्ण प्रावधान वो लिखना है। तो अभी भी ये हमको सिलेबस में देखने को मिलेगा, तो ये अभी पूछे जाने की संभावना है। फिर नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखापाल, इसकी निष्पक्षता व स्वायत्तता हेतु जो है कोई 2 संवैधानिक रक्षा कवच यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा 6 नंबर अर्थात अभी वर्तमान में ये 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। 5 नंबर यानी कि 50 शब्द या फिर लगभग 6 लाइन में। ये बार बार मैं बताते जा रहा हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप जब लिखो तो इसी अनुसार फ्रेमिंग करके लिखना है आपको। और जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में मैंने एक लिंक शेयर किया था। लिंक के अंतर्गत आप देख सकते हैं SSW मेंस राइटिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत जो सारे जो राइटिंग मतलब एक प्रकार से हम लिखते हैं उसको वहाँ पे शेयर किया जाता है। और शेयर करने के पश्चात एक दूसरे की जो राइटिंग है मतलब एक प्रकार से जो आंसर है उसको एक प्रकार से रिव्यू करेंगे और जो भी कमी होगी वो एक दूसरे को वहाँ पे सेंड करते जाएंगे। वो ग्रुप जो है ओपन है, यानी कि आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट ओनली क्या करोगे, जो राइटिंग से संबंधित है, यानी कि आप जो भी मेंस के लिए आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप वहाँ पर शेयर करोगे। अदर चीज़ें आप वहाँ पर शेयर नहीं करोगे, ठीक है। नहीं तो आपको जो उस ग्रुप से बाहर हटना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान में एकात्म जो सिद्धांत है या तत्व है उसके बारे में बताना है। फिर देख सकते हैं राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताना है। राज्य लोकायुक्त संस्था की अप्रभाविता बताना है। संघ राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादास्पद जो मुद्दे हैं वो भी हमको यहाँ पे देखना है। राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ बताना है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया इसके बारे में बताना है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार बताना है जो कि 14 से लेकर 18 तक दिया गया है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता बताना है। CIC जो होता है सेंट्रल मतलब एक प्रकार से इंफॉर्मेशन जो कमीशन होता है उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। प्राक्कलन समिति इसके बारे में बताना है, इसके कार्य और दायित्व को बताना है। प्रशासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताना है। स्वयं सहायता समूह की भूमिका, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फिर से पूछ लिया गया है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमको। इंपॉर्टेंट मतलब ये जो है विस्तार से यहाँ डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। निर्णय प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बताना है। देखिए अभी ये सिलेबस में भी दिया गया है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका बताना है। मौद्रिक नीति एवं उसके उद्देश्य, मीडिया और इसके प्रकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स अर्थात वर्तमान में ये 11 नंबर में पूछा जाएगा। 11 नंबर यानी कि 200 शब्दों में। देश की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक लेख लिखना है। मतलब एक प्रकार से लिमिटेशन या आलोचनात्मक इसका जो है टिप्पणी हमको करना है। राज्य में कार्यरत शहरी स्थानीय शासन संस्थाओं के कार्यकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखना है। इसके अलावा केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विश्लेषण करना है। सहकारी संघवाद समस्या एवं संभावना पर लेख लिखना है। इसके अलावा राज्य में उच्च स्तरीय लोक सेवकों के प्रशिक्षण प्रणाली का विवेचन करना है और इस क्षेत्र में सुधार के लिए संक्षिप्त सुझाव लिखना है। मतलब अपने अनुसार जो सुझाव है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो आप सुझाव तो दे सकते हैं, क्योंकि अधिकारी के तौर पर जब रहोगे आप तो वहाँ आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। तो अभी से निर्णय लेने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करना है। भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण भी करना है। नेक्स्ट है 2018 में जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो सारी चीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर वाले, मतलब हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 10 शब्दों में लिखना पड़ेगा या फिर एक पंक्ति में लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति या समितियों के अध्यक्ष थे। एक से अधिक समितियों के अध्यक्ष थे, इसलिए समितियों बोला गया यहाँ पे। भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा संविधान है तो उसको स्पष्ट करना है। फिर भारत के संविधान पर जो है कनाडा आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव है। ये अब प्रभाव मतलब यहाँ पे हमको स्रोत के बारे में लिखना है। स्रोत मतलब सोर्सेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान को स्पष्ट करना है। 14 मतलब समानता का अधिकार के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के 37वें संविधान संशोधन के जो अधिनियम है उसके कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखना है।
संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को लिखना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक समझना चाहिए, ये यहाँ पे लिखना है, मतलब उसको समझाना है। भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट करना है। भारत में नगरीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और नई अनुसूची जोड़ी गई है, तो नगर के लिए बताने इन्हें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन 1993 या 92 हम बोल सकते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति, जो अनुमान मतलब एस्टिमेट समिति होती है, उसकी स्थापना किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी। भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाने का प्रमुख प्रावधान क्या था या कारण क्या था। आर्टिकल नंबर 31 ये बोला जा रहा है यहाँ पे, जो कि अभी संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान तथा संसदीय जो सरकार है उसकी परंपराओं के तहत राज्यपाल के 2 स्वविवेकी अधिकारों का उल्लेख करना है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में है, इसमें सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों को लिखना है। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की जो कुछ कमियां हैं उनको निर्दिष्ट यहाँ पे करना है। इसके अलावा 6 मार्क्स, मतलब वर्तमान में अगर बात करें तो 5 मार्क्स और लगभग 6 लाइन में हमको ये लिखना पड़ेगा। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधानों की प्रस्तावना की तुलना करना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुलना, हालांकि यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हमको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम उसको लिख सकते हैं। भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे, स्पष्ट करना है। संघीय सर्वोच्चता, भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है, समझाना है। भारत में केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करना है। भारत में राज्यपाल पद के औचित्य एवं महत्व की समीक्षा करना है। भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इसको बताना है। भारतीय राष्ट्रपति के जो है प्रमुख विशेष अधिकारों और उसके महत्व को स्पष्ट करना है। भारतीय राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन करना है, कौन एक दूसरे के पूरक है, किस प्रकार उनका संबंध है, वो यहाँ पे हमको वर्णन करना है। भारत में ग्रामीण नौकरशाही तथा उसकी पंचायती राज जो संस्था है उसमें धरातलीय स्तर पर भूमिकाओं का आकलन भी करना है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की जो संरचना है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों आधार की जो है विवेचना करना है। भारत में कानूनतः प्रस्तावित लोकपाल का पद व उसके क्षेत्राधिकार की विवेचना करना है। भारत में कोई 2 प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रम को बताना है। जो राजनीतिक दल है हमने अभी सिलेबस में भी पढ़े थे, उसके बारे में यहाँ बताना है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित एक प्रकार से प्रहरी है, उसकी समीक्षा करना है। तो आपको सिंपल रूप से ये आर्टिकल नंबर 32 के बारे में विस्तार से बताना है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए 15 मार्क्स यानी कि हम देख सकते हैं 11 नंबर में पूछे जाएंगे और 200 शब्दों में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रावधानित राज्य के नीति निर्देशक तत्व की मूलभूत मान्यताओं व उपयोगिता का एक प्रकार से आलोचनात्मक लेख लिखना है। तो डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्तियों व कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। फिर नेक्स्ट है, राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो संस्थाएं होती है उसके कार्यकरण समस्याएं, उस पर एक आलोचना लिखना है। भारत में घरेलू हिंसा तथा महिलाओं का उससे संरक्षण विधिक रूप को स्पष्ट कीजिए। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो जनजाति आयोग है उसकी संरचना और कार्यों को बताना। देखिए, जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो कमीशन है उसके बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की जो अधिकारिता है उसका विश्लेषण करना है। तो ये कंप्लीट हमारा एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे हमको पूरे जो कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे देख लिए। पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस को डिकोड कर दिए, मतलब किस प्रकार हम सिलेबस को पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद हमारा जो बेसिक से है भारतीय राज्य व्यवस्था, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमारे सिलेबस में काम आने वाली वो भी हम जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा सिलेबस की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है पार्ट ए, यानी कि एक प्रकार से देखें तो द्वितीय प्रश्न पत्र का पार्ट ए आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई सुझाव है इस विषय से संबंधित, आपको किस प्रकार पढ़ना है, अगर सुझाव है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।